सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और मैं आपका तहे दिल से बहुत ही एक खुशखबरी के साथ स्वागत करता हूं आप सभी का। और खुशखबरी क्या है कि मतलब खुशखबरी नहीं है, मैं अगर कहूं तो आप सभी के लिए बधाइयां हैं, क्योंकि आज है 26 जनवरी, मतलब हमारा रिपब्लिक डे। एंड साथ ही साथ ईस्टर्न इंडिया का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है आज, जो कि है सरस्वती पूजा। एंड पूरे इंडिया में ही होता है, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में कुछ ज़्यादा होता है। जहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल से हूँ वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग तो मुझे आज वीडियो डालना नहीं चाहिए था, क्योंकि आज पढ़ाई नहीं किया जाता है। बट मेरा एक संकल्प है कि मैं 2023 का जो हर एक 365 दिन होता है, मैं 365 दिन 365 वीडियो डालूंगा। मैं सिर्फ इसी की वजह से वीडियो नहीं डाल सकता हूँ कि आज पढ़ना अलाउड नहीं है। मैं अपना ड्यूटी के लिए आज वीडियो डाल दे रहा हूँ। आप सभी को तहे दिल से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रिपब्लिक डे एंड हैप्पी सरस्वती पूजा। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो हमारा होगा। आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो होता है फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में। मतलब ये चीज़ें क्या होती है। तो देखिए, कल जो है, कल हमने एक चीज़ पढ़ा था जिसका नाम होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कल हमने ये जाना था कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक टाइप का होता है एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एक टाइप का होता है। अब इसमें इन्हीं दोनों के जैसे, मतलब जैसे ये एक तरीके के लेआउट होते हैं बिजनेस में वर्कर्स के लिए, ठीक इसी तरीके से फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन भी लेआउट होते हैं लोगों के लिए। मीन्स एज वी हैव लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इन द सेम मैनर एक दूसरा टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फंक्शनल अलग है, डिविजनल अलग है। अब इससे कि पहले मैं मेन टॉपिक पे जंप करूं, मैं आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूं, वो ये कि अब आप जब भी फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, तो आप अभी यहाँ पर लाइन एंड स्टाफ के बारे में बिल्कुल ही भूल जाइए। यू फॉरगेट दैट देर इज समथिंग कॉल्ड लाइन एंड स्टाफ। आप अभी के अभी सिर्फ और सिर्फ मैं जो अभी पढ़ाऊंगा सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पिछले का कोई भी एप्लीकेशन इसमें नहीं है। तो इसीलिए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये आप भूल जाइए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। ओके, अब इसको भी मैं सबसे पहले आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर हम जो है डिटेल्स में इसको समझेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे कंपनी का मतलब, जो अगर हम मैनेजमेंट को बोलें तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। एंड ये जो प्रेसिडेंट होता है, ये प्रेसिडेंट क्या करता है, एक एमडी को अपॉइंट करता है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि कंपनी को चलाता है। अब ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल मेरा एक कंपनी है, जैसे मेरा एक बुक फैक्ट्री है। ओके, तो बुक फैक्ट्री में क्या क्या काम होता होगा। सबसे पहले परचेज के रिगार्डिंग काम होता होगा। ओके, फिर इसके बाद सेल्स के रिगार्डिंग होता होगा, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग होता होगा, मार्केटिंग के रिगार्डिंग होता होगा, इसके साथ साथ मार्केटिंग के रिगार्डिंग होता होगा। तो अलग अलग जगहों पे, मतलब मेरे एक ही कंपनी के अंदर में बुक्स को लेकर के परचेस का काम होता है, सेल्स का काम होता है, प्रोडक्शन का काम होता है एंड मार्केटिंग का काम होता है। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, फिर वो एक प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे एंड उसके बाद एक एमडी अपॉइंट होगा। एंड ये एमडी क्या करेगा कि हमारे बिजनेस में, मतलब एमडी नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे हमारा जो बिज़नेस है उसमें पहले से ही क्या किया जाएगा कि क्योंकि हमारे बिजनेस में एक प्रोडक्शन का काम अलग होता है, तो प्रोडक्शन के काम के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना देंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, जैसे हमारा सबसे पहले क्या होगा, हम खरीदेंगे तो हमारा सबसे पहले परचेज होगा, तो परचेज के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। फिर क्या होगा, इसके बाद हम सेल करेंगे तो सेल्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। एंड इसके बाद ताकि हमारा जो सामान है वो मार्केट में बिकता ही रहे, तो हमें मार्केटिंग भी करनी होगी, तो हम मार्केटिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। तो यही होता है
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जहाँ पे कंपनी में जो अलग अलग काम होते हैं, जैसे यहाँ पे ये परचेज फंक्शन ये एक अलग फंक्शन है, फिर प्रोडक्शन फंक्शन ये एक अलग फंक्शन है, सेल्स फंक्शन एक अलग फंक्शन है, मार्केटिंग फंक्शन एक अलग फंक्शन है। तो जब ऐसा होता है कि जहाँ पे काम के हिसाब से डिपार्टमेंट्स को बांटा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जहाँ पे फंक्शन या फिर काम के हिसाब से जो है वो डिपार्टमेंट्स को बांटा गया है। मतलब एक कंपनी है जो कि बुक्स बनाती है, अब बुक्स में परचेजिंग का काम होता है, उसको एक अलग डिपार्टमेंट में दे दो। फिर प्रोडक्शन का काम होता है, उसको एक अलग डिपार्टमेंट में दे दो। फिर सेल्स का काम होता है, सेल्स को एक अलग डिपार्टमेंट में दे दो। फिर मार्केटिंग का काम होता है तो मार्केटिंग को एक अलग डिपार्टमेंट में दे दो। तो यहाँ पे इस टाइप का जो सिस्टम होता है जहाँ पर काम के हिसाब से ये बांटा जाता है, काम के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब फंक्शन का मतलब क्या होता है, काम करना, एंड काम के हिसाब से जब डिविजन्स बांटे जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको पहले इसको ये बता करके दिखा देता हूँ। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्रीवैलेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Functional organizational structure refers to the structure in which different departments are created on the basis of major functions performed in the organization. Each department has a coordinating head and can be further divided into separate sections. For example, a manufacturing concern will have marketing department, production department, purchase department. तो यहाँ से तो हमें समझ में उतना कुछ खास नहीं आता है, हम जब डायग्राम देखेंगे तो हमें डायग्राम से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है हमारा कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर को ही दे दिया गया है। तो ये है मैनेजिंग डायरेक्टर। अब मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर में, क्योंकि ये एक बुक फैक्ट्री है, तो तो मैं एग्जांपल के तौर पे बुक फैक्ट्री ले रहा हूँ, तो क्योंकि ये एक बुक फैक्ट्री है तो बुक फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन का काम होगा उससे जुड़ा हुआ हर एक काम वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा। फिर उसका मार्केटिंग से जुड़ा हुआ जो काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होगा। फिर उससे परचेज से जुड़ा हुआ जो काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट में होगा। तो जब यहाँ पे हमने क्या किया है, कंपनी में एक ही चीज़ को लेकर के अलग अलग काम हो रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन का काम हो रहा है, फिर मार्केटिंग का काम हो रहा है, फिर परचेज का काम हो रहा है। तो इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे काम के हिसाब से बांटा जाता है, वेयर द डिविजन्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और वर्क, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर में ये 3 टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं। यानी ये डिपार्टमेंट्स किस बेसिस पे बनाए गए हैं, ये डिपार्टमेंट बनाए गए हैं काम के बेसिस पे। पहला डिपार्टमेंट है जिसको मैं बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर दूसरा डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिर तीसरा डिपार्टमेंट है परचेज डिपार्टमेंट। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड काम होगा। फिर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड काम होगा। फिर जो परचेज डिपार्टमेंट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ, मैं कहूँ तो परचेज से रिलेटेड काम होगा। तो इस टाइप का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं functional organization. This type of business organization is known as functional organization. Okay, so hope आपको functional organization समझ में आया होगा। तो आइए हम इसको डेफिनेशन से देखते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्रीवैलेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे ज़्यादा हम लोग यही देखते हैं, जो कि हम हर एक जगह पे देखते हैं। यहाँ तक कि हमारे स्कूल्स में भी होता है कि एडमिशन डिपार्टमेंट अलग में है, फिर टीचिंग डिपार्टमेंट अलग में है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग में है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द स्ट्रक्चर इन विच डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शंस परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन काम होते हैं उन मेन कामों के हिसाब से यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। Each department has a coordinating head and can be further divided into separate sections. अब हर एक डिपार्टमेंट में क्या होता है कि उसका एक मैनेजर होगा, फिर उसके अंदर में सुपरवाइज़र होगा, फिर उसके अंदर में लेबर होगा, इस टाइप से रहता है। एंड तो यही होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही इजी है इसको समझना। अब जब हम डिविजनल में जाएंगे तो हम डिविजनल में यहाँ पे और देखेंगे कि डिविजनल क्या होता है। ओके, अब देखिए फीचर्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे क्या, द होल टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फंक्शंस। अब सारा काम जो है, क्या काम है, बुक बनाने का काम। तो बुक बनाने का जो टोटल वर्क है उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया, फिर इसको मार्केटिंग को दे दिया, इसको सेल्स को दे दिया, इसको परचेज को दे दिया। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पूरा काम जो होता है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है।
फिर ईच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय स्पेशलिस्ट, हर एक काम जो है वो एक स्पेशलिस्ट ही करता है। मतलब क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा बात है कि अगर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं तो ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी जो कभी प्रोडक्शन का काम कर रहा था वो कभी सेल्स का काम करेगा, या फिर जो आदमी कभी सेल्स का काम कर रहा था वो अभी मार्केटिंग का काम करेगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि अगर कोई आदमी प्रोडक्शन का काम कर रहा था तो वो प्रोडक्शन का ही काम करेगा। तो इससे क्या होता है कि उसको स्पेशलिटी और आती है। हमने हेनरी फेयल का एक प्रिंसिपल पढ़ा है कि जब एक ही आदमी को एक काम बार बार करता है तो उससे उस चीज़ में महारत हासिल हो जाती है। सो वही चीज़ यहाँ पे होता है कि एक डिपार्टमेंट में क्योंकि वही काम बार बार होता रहता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ प्रोडक्शन ही बार बार होगा, तो वहाँ के जो लोग होंगे वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। ओके, फिर द फंक्शनल हेड इज इन चार्ज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ हिज फंक्शन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे मैंने कहा कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इसका भी एक मैनेजर होगा, तो वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही उसका अपना काम ताम, मतलब उसका जो भी काम होगा वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही होगा। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि सर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम नहीं हुआ है, दैट इज़ नॉट हिज डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट का जो हेड है वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए ही काम करेगा एंड उसको सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ओके, तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या था कि छोटे छोटे टास्क में बांट दिया जाता है, फिर हर एक काम स्पेशलिस्ट करता है, एंड लास्ट में क्या होता है कि ये जो हमारा फंक्शनल हेड होता है वो सिर्फ अपना ही डिपार्टमेंट को देखता है। ओके, फिर है फंक्शनल हेड ऑपरेट विद इन कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस। अब आज़ादी है उसको भैया, उसको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये अगर एक हेड है, अब अगर ऐसा होता कि इस आदमी को कभी, मतलब मैं अगर बताऊं तो यही आदमी कभी कभार प्रोडक्शन देख लेता, तो यही आदमी कभी कभार सेल्स देख लेता, तो यहाँ पे इसको इंडिपेंडेंस नहीं रहता, यहाँ पे ये आज़ादी से काम नहीं कर पाता। बट क्योंकि इसका एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है एंड दैट डिपार्टमेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, तो इसीलिए ये भी जो है ये भी अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, ये भी हंसी खुशी के साथ काम कर सकता है। बहुत ही वाहियात हंसी यहाँ पे हो गई है। ओके, सो ये था फंक्शनल डिपार्टमेंट का फीचर्स। एंड अब हम देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जो कि हमें हर एक डिपार्टमेंट में, मतलब सॉरी, जो कि हमें हर एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखना है। ओके, तो सबसे पहले जो आता है वो है स्पेशलाइजेशन। अब हम जानते हैं भैया इसमें क्या होता है कि एक आदमी जो कि एक डिपार्टमेंट में होता है वो वही काम बार बार करता रहता है, एंड जब वो वही काम बार बार करता रहता है तो उससे क्या होता है कि वो उस फील्ड में और स्पेशलिस्ट हो जाता है। ओके, ये वो वही काम को करते करते और भी उसमें वो स्पेशलाइज कर जाता है। सो दिस इज़ व्हाट इससे स्पेशलाइजेशन जो है वो हमारे कंपनी में आता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक आदमी है जो कि मशीन ऑपरेट करता है, अब वो क्या करता है, वो रोज़ आकर के मशीन ऑपरेट करता है, तो उसको आदत हो चुकी है, उसने उस काम में महारत हासिल कर ली है। सो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। फिर है कोऑर्डिनेशन। अब देखिए हर एक डिपार्टमेंट को पता है कि उसे क्या काम करना है, एंड हर एक डिपार्टमेंट में हर एक आदमी को भी पता है कि उसे क्या काम करना है। जैसे मैं अगर इस डिपार्टमेंट की बात करूं तो इस डिपार्टमेंट में ये है, फिर 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 ये, तो हर एक को अपना काम अच्छे से पता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हर किसी को अपना काम अच्छे से पता है तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा खासा यहाँ पे रहता है। ओके, फिर है फंक्शनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दस लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। अब इससे जो है एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। जो मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, क्योंकि जब उस टाइम के साथ साथ काम करते रहते हैं तो उनको एक्सपीरियंस आता है, एंड जितना ज़्यादा आदमी एक्सपीरियंस रहता है उतना ज़्यादा ही उसके केस में वो कम से कम वेस्टेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकता है। तो जो मैनेजेरियल एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारे इस केस में। फिर इकोनॉमिकल काफ़ी सस्ता है भैया, इन हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क देयर बाय लीडिंग टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड मिनिमम कॉस्ट। जैसा कि मैंने कहा कि हर एक डिपार्टमेंट को पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट का काम करवाएगा या फिर सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। सिंपल सा बात है यहाँ पे कि अगर मेरा
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वो सिर्फ उसी का काम करेगा, ये कभी इसका काम करने नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि जो मतलब, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही काम बार बार हो जा रहा है। अगर ऐसा होता कि किसी को पता ही नहीं होता कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है या फिर वो सेल्स का है, कभी वो प्रोडक्शन देख लेता तो कभी वो सेल्स देख लेता, तो इससे क्या होता कि एक ही काम बार बार हो जाता, वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क वहाँ पे हो सकता था। तो जैसे ही काम दोबारा होगा तो बिजनेस में खर्चा भी उतना ही ज़्यादा होगा, तो ये सस्ता पड़ता है ये वाला जो प्रोसेस है। फिर एफिशिएंट ट्रेनिंग। अब देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो भी देना आसान होता है, क्यों? क्योंकि देखिए इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी अगर आदमी आएगा तो उसे एक डिपार्टमेंट में ही दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक ये मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये मेरा परचेस डिपार्टमेंट है, फिर ये मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, एंड ये मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ओके, अब अगर ये है हमारा एक आदमी, ठीक है, अब ये काम करना चाहता है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर एक डिपार्टमेंट में ही काम करेगा। तो ये जो आदमी है, ये आदमी हमारा सिर्फ और सिर्फ, ये जो आदमी है ये सिर्फ, एक सेकेंड, ये जो आदमी होगा ये हमारा या तो प्रोडक्शन में काम करेगा, या तो परचेज में, या तो सेल्स में, या तो मार्केटिंग में। तो इससे क्या होगा कि ये जो है, अगर ये सेल्स में जाता है तो इसको सिर्फ, क्योंकि इसको सेल्स का ही काम देखना है तो इसको ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें इसको सिर्फ सेल्स का ही काम सिखाना है। हमें इसको ये मार्केटिंग या फिर प्रोडक्शन का या फिर परचेस का सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ सेल्स का ही काम सिखाना होगा। तो इससे ट्रेनिंग भी आसान हो जाता है, क्योंकि उसको स्किल्स जो होते हैं वो बहुत कम सिखाने पड़ते हैं। ओके, अब देखिए फिर होता है इसका जो डीमेरिट्स क्या है भैया। डीमेरिट्स है हिंड्रेंस इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। Under functional structure, more emphasis is given on achieving of departmental objectives rather than the overall organizational objectives. Such a practice leads to functional empires and places hindrances in the interaction between two or more departments. अब यहाँ पे सिंपली देखिए कि ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे मिटा देता हूँ। ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सबसे ऊपर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके नीचे में। ओके, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट भले ही इससे इंडिपेंडेंट है या फिर ये इससे इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लस मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये परचेज डिपार्टमेंट, ये सब के सब मिल करके तो एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसी और कंपनी के लिए काम कर रहा है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो किसी और कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है एंड जो परचेज डिपार्टमेंट है, ये सभी का सभी एक ही डिपार्टमेंट, ये सभी का सभी एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, दे ऑल वर्क फॉर द सेम कंपनी। सो यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो बोलेगा कि मुझे कंपनी का नहीं पता, मैं सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ही अपना काम करूँगा। मतलब काम तो वो वैसे भी करेगा, लेकिन तीनों को ऐसे काम करना होगा जिससे कि जो कंपनी है उसका ग्रोथ हो। लेकिन अगर कोई भी मेन एक डिपार्टमेंट ये काम करता है कि वो अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स होता है, वो उन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को छोड़ करके वो सिर्फ अपने ही ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपने ही डिपार्टमेंट को बढ़ाने में काम पे कर देता है, तो ये काफ़ी डिसएडवांटेजियस हो जाएगा। भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, तीनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन काम तीनों एक ही कंपनी के लिए कर रहे हैं, तो तीनों को तालमेल में एंड एक साथ काम करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर ले एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत कम काम करे। मतलब दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि मैं बेस्ट हूँ या फिर मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि जब ऐसा हो जाता है तो कंपनी का ग्रोथ नहीं होता है। तो दैट इज़ द, ये यहाँ पे एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि बहुत केसेस में ये देखा जाता है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो अपने आप को दिखाने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा काम करता है। मतलब बहुत ज़्यादा काम करता है इन द सेंस कि वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में ही सोचता है, वो मार्केटिंग के बारे में सोचता ही नहीं है। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ मार्केटिंग के बारे में सोचेगा, वो बाकी के बारे में सोचेगा ही नहीं।
यस, आपको बाकियों के लिए काम नहीं करना है, लेकिन आपको जो प्रोडक्शन है वो तो मार्केटिंग को ध्यान में रख के ही करना है ना। लेकिन वो लोग बोलेंगे हमें मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं है, हम प्रोडक्शन अपनी मर्जी से करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज दैट कि उससे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो गोल अचीव नहीं हो पाता है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर एक ineffective coordination, establishing coordination in functionally differentiated departments and becomes very difficult। अब देखिए, एक डिपार्टमेंट के अंदर में कोऑर्डिनेशन आसान है, लेकिन अगर दो डिपार्टमेंट्स के बीच में बात की जाए तो वो कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर ये हो गया कि ये डिपार्टमेंट अपना ही सिर्फ अपने लिए काम करता है, कंपनी के लिए नहीं, तो दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। सो ये जो इनइफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है, तो दैट इज़ द रीज़न हमें यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेशन है, इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन इन फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो अभी पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर कॉन्फ्लिक्ट, समटाइम्स इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट्स में नॉट बी कंपेटिबल इन सच अ सिचुएशन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। बहुत आसान है भैया, परचेज डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है कि दोनों के बीच में झगड़ा हो गया कि सर मतलब आपसी जो ये होता है फॉर पर्सनल रीजंस, उन लोगों ने अपने में झगड़ा कर लिया। सो दिस कैन हैपन। ओके, and inflexibility, it leads to inflexibility in the organization since people with some skills and knowledge develop a narrow outlook and face difficulty in understanding appreciating other jobs। अब देखिए, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मेरा आदमी है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आदमी सिर्फ उसने ज़िंदगी भर सिर्फ इसी में काम किया है, तो अब अगर मुझे कभी भी इसकी ज़रूरत परचेज में पड़ती है तो उस केस में इसको उसमें देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसको उसका काम ही नहीं आता है, इसको तो सिर्फ परचेज का काम सिखाया गया है। सो बिकॉज उस केसेस में ये काफ़ी डिसएडवांटेजियस हो जाता है, क्योंकि भैया इसमें एक आदमी को भले ही वो अपने डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, वो कंपनी का एम्प्लॉय है। तो वो जो कंपनी है उसके लिए उसे चाहे यहाँ पे काम करना हो या फिर चाहे उसे यहाँ पे काम करना हो, उसे दोनों जगह पे एक ही मेहनत के साथ काम करना होता है। बट ये चीज़ बहुत केसेस में नहीं देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने ज़िंदगी भर परचेज में काम किया है, तो इसको सिर्फ परचेज का ही काम पता है। अब अगर इसको सडनली परचेज से उठा करके सेल्स में डाल दिया गया या फिर परचेज में डाल दिया गया, सॉरी, प्रोडक्शन से सेल्स में डाल दिया गया या फिर परचेज में डाल दिया गया, तो उस केस में बहुत चांसेस हैं कि ये काम नहीं कर पाएगा। सो ये इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना, मतलब ये आपको पहले मैं एक नॉर्मल सब बता देता हूँ। देखिए, हमारा जितना भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पैदा किया है, ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का ही एक रिवीजन करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये है हमारा कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, फिर इसके नीचे में है एमडी, फिर एमडी के नीचे में जो है वो है एमडी के नीचे में है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसा है। अब ये क्या है? ये है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहाँ पे काम के हिसाब से डिविजन्स बनाए गए हैं। यहाँ पे परचेस का अलग, प्रोडक्शन का अलग, सेल्स का अलग, मार्केटिंग का अलग, इस टाइप से यहाँ पर में बनाया गया है। तो अगर मैं ये बात करूँ तो यहाँ पे एक बुक फैक्ट्री है, तो एक किताब का जो काम है वो परचेज में हो रहा है, एंड किताब के लिए परचेज है, फिर किताब के लिए मार्केटिंग है, फिर किताब के लिए सेल्स है, किताब के लिए प्रोडक्शन है। ओके, सो सबसे अब ये हमने यहाँ पे ये देखा कि ये जो बुक है, ये जो हमारा बुक है, दिस बुक, ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ ऐसा कंपनी के बारे में जो कि बुक भी बनाता है, एंड बुक के साथ साथ फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ग्लू भी बनाता है। ओके, अब ये जो ग्लू है ये एक टोटली अलग प्रोडक्ट है, दिस इज़ टोटली अ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो जो
जो परचेस वाले लोग बुक के लिए काम कर रहे थे, अगर उन्हीं को मैं ग्लू में भी डाल दूं तो शायद वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल ना हो पाए। इसी के साथ साथ अगर जो लोग बुक के सेल्स में काम कर रहे थे, अगर मैं उनको ग्लू के सेल्स में डाल दूं तो वो लोग भी शायद उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा सामान भी अलग अलग है, तो मुझे हर एक सामान के लिए एक अलग तरीके का डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे। मतलब जैसे बुक के अंदर में परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग है, तो उसी तरीके से मुझे ग्लू के लिए भी, फॉर ग्लू ऑल्सो आई विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दीज डिपार्टमेंट्स। ग्लू का परचेज डिपार्टमेंट अलग, ग्लू का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, ग्लू का सेल्स डिपार्टमेंट अलग, एंड जो ग्लू है उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग। ओके, फिर अगर मैं बात करूं तो ये तो बुक हो गया, ये ग्लू हो गया। अब ये जो कंपनी है ये सोचती है कि भैया अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लास्टिक का भी सामान बनाएंगे। अब ये ग्लू एंड प्लास्टिक, इन दोनों के बीच में काफ़ी फ़र्क है। तो जो लोग ग्लू का परचेज डिपार्टमेंट संभाल पा रहे थे, ऑल दो दे हैव नॉलेज ऑफ परचेज, बट वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होंगे अगर उन्हें प्लास्टिक के परचेज डिपार्टमेंट, उनको अगर प्लास्टिक का भी परचेज का काम दे दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्लास्टिक क्योंकि एक हमारा एक अलग प्रोडक्ट है, तो इस प्लास्टिक के लिए भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हम बना रहे हैं वो काम से ज़्यादा चीज़ के ऊपर में निर्भर करता है। मतलब हमें यहाँ पे ग्लू भी बनाना था, बुक भी बनाना था एंड प्लास्टिक भी बनाना था। तो अगर हम सभी के लिए एक ही डिपार्टमेंट बनाएंगे तो इसी वजह से, तो अगर हम सभी के लिए एक ही डिपार्टमेंट बनाएंगे, जैसे एक ही परचेज डिपार्टमेंट तीनों का परचेज करेगा, तो दैट वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है, उससे कंपनी का और नुकसान ही हो जाएगा। तो उस केस में कंपनी क्या करती है कि जो अलग अलग सामान होते हैं, अलग अलग सामान के लिए अलग अलग तरीके से डिपार्टमेंट बना देती है। मतलब ये मैं अगर कहूँ तो ये जो हमारा फंक्शनल डिपार्टमेंट था, ये उस फंक्शनल डिपार्टमेंट का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। क्योंकि फंक्शनल डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए, एक ही प्रोडक्ट के लिए है। लेकिन जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो इट माइट बी पॉसिबल कि एक ही परचेज डिपार्टमेंट सभी के लिए काम नहीं कर पाएगा। तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो बनाना पड़ता है। तो वही यहाँ पे आप देखिए, ये एमडी है एंड ये एक ऐसा कंपनी है जो कि जूता का भी सामान बनाती है, जो कि बर्तन भी बनाती है, जो कि प्लास्टिक भी बनाती है। अब देखिए जूता एंड प्लास्टिक, ये मतलब इन प्रोडक्ट का कहीं पे भी कुछ भी चीज़ यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो ऐसे केस में अगर जो आदमी जूता का काम परचेज कर रहा है, वो आदमी यूटेंसिल का भी परचेज का काम उतने आसानी से ही कर ले, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि ये जो हमारा जूता है उसको अलग तरीके से दिखा देंगे, फिर इसको अलग, फिर इसको अलग, एंड इन सभी के अंदर में जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है वो अलग अलग तरीके से बना देंगे। मतलब यहाँ पे भी फंक्शनल डिपार्टमेंट ही है, लेकिन वहाँ पे फंक्शनल डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए था, एंड यहाँ पे जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए, हर एक प्रोडक्ट का अपना एक अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट है। ओके, तो आइए इसको हम लोग डेफिनेशन से पढ़ते हैं। तो डिवाइडिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय देम इज नोन एज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब जहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके हिसाब से बांटना, उसको हम लोग बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इस टाइप के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब वो लोग अलग अलग सामान को बेचते हैं तो उस केस में ये चीज़ होता है, जैसे मुझे फुटवेयर भी बनाना है, मुझे यूटेंसिल्स भी बनाना है, मुझे प्लास्टिक भी बनाना है, तो उस केस में मैं इसको दूंगा। In divisional organization, the various departments or divisions are created on the basis of different products manufactured in the enterprise. In each department or division, different functions like production, purchase, finance, sales, etc. are performed in order to achieve organizational goals. ओके, तो ये यहाँ पे होता है।
ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा कि जैसे फंक्शनल डिपार्टमेंट में एक एक प्रोडक्ट का मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस ये सब होता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का अपना एक अलग तरीके का डिवीज़न होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, अब इसका फीचर्स क्या, इट कंसिस्ट्स ऑफ पैरेलल डिविजन्स, दीज डिविजन्स फर्दर कंटेन अदर डिपार्टमेंट, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फुटवेयर के पैरेलल में यूटेंसिल बना दिया गया है, यूटेंसिल के पैरेलल में प्लास्टिक बना दिया गया है, एंड इसके अंदर में परचेज, प्रोडक्टिव, मार्केटिंग, फाइनेंस ये अलग है, फिर इसके अंदर में परचेज, प्रोडक्टिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस ये अलग है, फिर इसके अंदर में परचेज, प्रोडक्टिव, मार्केटिंग, फाइनेंस ये अलग है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अलग अलग डिविजन्स बना दिए गए हैं, एंड ईच डिवीजन हैज़ इट्स ओन डिपार्टमेंट। ओके, फिर है ईच यूनिट इज इक्विप्ड विथ इट्स ओन रिसोर्स टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। अब हर एक, जैसे फुटवेयर का अपना परचेज, अपना प्रोडक्टिव, अपना मार्केटिंग, अपना फाइनेंस है, तो उसको ये नहीं होगा कि भैया अगर हमारा प्रोडक्टिव जो है वो वही वाला डिपार्टमेंट होगा, ये प्रोडक्टिव नहीं होगा, ये प्रोडक्शन होगा। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है, ये वही मैनेजर होगा जो कि यूटेंसिल में काम करता होगा, तो वो बोलेगा भैया रुक जाओ, मैं पहले यूटेंसिल्स का काम कर लूँ फिर तुम्हारा करूँगा। तो इससे इंडिपेंडेंस नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो जो आदमी है वो पहले खुद का काम करेगा फिर वो मेरा काम करेगा, तो इसमें मैं इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाऊंगा। बट यहाँ पे क्या कि फुटवेयर का परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस अलग, फिर यूटेंसिल्स का परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस अलग, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने मर्जी से, अपने हिसाब से काम कर पाता है। ओके, फिर इट इज़ अ कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, तो काफ़ी कम्प्लेक्स है भैया। वहाँ पे सिंपल सा बात था कि एक ही सामान बनता था, तो एक ही सामान के लिए एक ही एमडी, एंड एक ही एमडी के अलग में मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, वो सब कुछ इस टाइप का डिपार्टमेंट होता था। बट इसमें क्योंकि अलग अलग सामान बनते हैं, तो हर एक सामान के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं। ओके, फिर ईच यूनिट फंक्शंस इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर यूनिट। अब ये जो फुटवेयर यूनिट है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो यूटेंसिल्स यूनिट है वो क्या होता है। फिर अगर यूटेंसिल्स का जो यूनिट है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लास्टिक में क्या है, तो उस इसमें एक इंडिपेंडेंसी रहती है। अब इसको मैं अगर सिंपली आपको समझाऊं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा जो कि होगा टाटा। अगर मैं टाटा की बात करूं तो टाटा के अंदर में टाटा स्टील आता है, फिर टाटा मोटर्स है, फिर टाटा मोटर्स के बाद यहाँ पे हमारा, अगर मैं बात करूँ तो टाटा का इंश्योरेंस भी आता है, फिर टाटा का जो नमक है वो नमक भी आता है। नमक ही लिख दिया मैंने, सॉल्ट लिखना था, ओके कोई बात नहीं। अब मुझे आप एक बात बताइए कि अगर ये हो जाता है कि पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है तो उससे मोटर्स अफेक्ट होगा, बट क्या उससे स्टील अफेक्ट होगा, या फिर क्या उससे जो नमक है वो अफेक्ट होगा? नहीं होगा, या फिर होगा भी तो बहुत कम होगा, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोग गाड़ी खरीदना कम कर देंगे, तो मोटर डिपार्टमेंट में उसको ले करके जो हमारा काम है उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ये मोटर्स डिपार्टमेंट अभी लो चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नमक लो चलेगा या फिर स्टील लो चलेगा या फिर इंश्योरेंस लो चलेगा। हर एक डिवीज़न जो है वो अपने इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो हमारा है, ये मोटर्स से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मोटर्स चाहे नुकसान में जाए या फिर ये जो मोटर्स है वो फ़ायदे में रहे, हमारा काम तो अपने इंडिपेंडेंटली चलता रहेगा। ओके, अब है सबसे पहले इसका देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, हैंडलिंग ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट लाइन एनहेंसेस वेरियस स्किल्स इन अ डिविजनल हेड एंड दस मेकिंग हिम वर्दी ऑफ प्रमोशन टू नेक्स्ट हायर लेवल। अब देखिए, ये जो हमारा फुटवेयर डिपार्टमेंट है, इसमें भले ही परचेज है, प्रोडक्टिव है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ये सब कुछ है, लेकिन इस फुटवेयर डिपार्टमेंट का भी अपना एक हेड होगा, फिर उसके अंदर में परचेस का हेड होगा, फिर उसके अंदर में प्रोडक्शन का हेड होगा, फिर उसके अंदर में मार्केटिंग का हेड होगा, फिर उसके अंदर में फाइनेंस का हेड होगा। लेकिन ये फुटवेयर का ऑल टुगेदर तो एक हेड होगा। अब ये जो हेड है, इसको जाहिर सी बात है कि उसको इतना सारा नॉलेज रखना पड़ता है, क्योंकि उससे परचेस का भी नॉलेज होना चाहिए, उससे प्रोडक्शन का भी होना चाहिए, उसे मार्केटिंग का भी होना चाहिए, उसे फाइनेंस का भी होना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक आदमी के अंदर में अलग अलग स्किल्स उत्पन्न होते हैं, क्योंकि फुटवेयर जो है उसी के अंदर में जो फुटवेयर का जो हेड होगा, जो कि फुटवेयर का काम करता है, ही मस्ट बी नोइंग अबाउट परचेज, ही मस्ट बी नोइंग अबाउट प्रोडक्शन, ही मस्ट बी नोइंग अबाउट मार्केटिंग, ही मस्ट बी नोइंग अबाउट फाइनेंस। सो इससे बहुत अलग अलग स्किल्स जो हैं वो लोगों के अंदर में डेवलप होते हैं।
ओके। फिर है क्विक डिसीजन मेकिंग। जैसा कि मैंने कहा कि हर एक डिवीजन जो है वो ऑटोनोमस यूनिट है, हेंस डिविजनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। अब इसको कोई भी मतलब नहीं है कि भैया यूटेंसिल्स में क्या हो रहा है, उसको फुटवेयर डिपार्टमेंट जो है वो अपना डिसीजन बहुत ही जल्दी ले सकती है। क्यों? क्योंकि अगर फुटवेयर में परचेज में कुछ हो गया, फुटवेयर का खरीदारी नहीं हुआ, तो उसे यूटेंसिल्स का खरीदार के पास जाके बोलने की जरूरत नहीं है, उसका अपना एक परचेज डिपार्टमेंट है, तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है एंड बहुत जल्दी इसमें जो हमारे नॉलेज है वो लिए जा सकते हैं। ओके। फिर है इजी एक्सपेंशन। अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर न्यू डिविजन्स कैन बी इजीली एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द वर्क ऑफ अदर डिविजन्स, दे दस इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइज। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि टाटा जो है, टाटा नमक बेचता है, स्टील बेचता है, मोटर्स बेचता है, इंश्योरेंस बेचता है। अब टाटा का और भी एक चीज़ होता है जो कि मैं अभी भूल जा रहा हूँ वो क्या है। टाटा का ये होता है टाटा टी। ओके। अब टाटा जो है वो नमक चला रहा था, स्टील चला रहा था, मोटर्स चला रहा था, फिर इंश्योरेंस भी चला रहा था। अब अगर टाटा ये सोचता है कि मुझे चाय भी बेचना है एंड वो चाय के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट खोल देता है, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या चाय के खोल देने से बाकी डिपार्टमेंट्स के ऊपर में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया चाहे वो आएगा वो अपना हिसाब से काम करेगा, तुमको उससे क्या मतलब है, वो तो अपना काम कर रहा है। तो इसमें एक अलग से जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही आसानी से डाला जा सकता है। अ न्यू डिपार्टमेंट कैन बी एडेड वेरी इजीली इन दिस एंड दैट डिपार्टमेंट विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट व्हाट द अदर डिपार्टमेंट्स आर डूइंग। एक डिपार्टमेंट अपने हिसाब से जो है वो काम कर सकता है। ओके। फिर है एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन। ये पॉइंट एक ही चीज़ हो चुका है। इट फोकसेस इंडिविजुअल अटेंशन ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन विच फैसिलिटेट्स प्रोडक्ट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। मतलब यहाँ पे सिंपली ये पॉइंट एक ही जैसा हो गया। ये पॉइंट क्या बोला है कि अगर मैं पहले नमक बेच रहा था, मुझे अगर चाय बेचना है तो वो भी बहुत आसानी से हो सकता है, जिससे मेरा कंपनी का जो ग्रोथ है वो होता है। एंड इसमें क्या बोला, इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल अटेंशन ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन विच फैसिलिटेट्स प्रोडक्ट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। मतलब यहाँ पे सिंपली एक डिवीजन का ग्रोथ के ऊपर में बोला गया। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो जूते बनते हैं, तो जूतों को कोई लेना देना नहीं कि यूटेंसिल्स में क्या हुआ फिर प्लास्टिक में क्या हुआ, वो अपने हिसाब से उनका ग्रोथ जो है वो अपने आप होता रहेगा। सो दिस इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ दिस। फिर इसके बाद फ्लेक्सिबल, अब बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। डिसीजन मेकिंग इज फास्टर एंड इफेक्टिव एज ईच डिवीजन फंक्शंस एज ए सेमी ऑटोनोमस यूनिट। इट प्रमोट्स इनिशिएटिव। फ्लेक्सिबल है भैया। अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर एक बात करना हो, तो जैसे फंक्शनल में क्या था कि अगर मैंने किसी परचेज डिपार्टमेंट के आदमी को उठा करके मार्केटिंग में डाल दिया तो उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर मैं यूटेंसिल्स में से किसी यूटेंसिल्स का परचेज मैनेजर को उठा करके अगर मैं उसे फुटवेयर में डाल देता हूँ तो थोड़ा सा टाइम उसे ज़रूर लगेगा, लेकिन क्योंकि काम जो है वो काफ़ी हद तक, मतलब काफ़ी हद तक नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही है। वहाँ पे भी खरीदारी का काम होता था, यहाँ पे भी खरीदारी का काम होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस ये है, मतलब जो अगर मैं बात करूँ तो फ्लेक्सिबल होता है। इसमें से आदमी को इसमें डाला जा सकता है, मीन्स फ्रॉम द फुटवेयर वी कैन प्रमोट टू यूटेंसिल्स और फ्रॉम द यूटेंसिल्स वी कैन प्रमोट टू प्लास्टिक। यहाँ पे ये बहुत ही आसानी से होता है। ओके। इसके बाद जो हमारा वो होता है भैया डीमेरिट्स तो सभी में है। तो पहला बात है डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज। सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन ऑल डिवीजन लीड्स टू डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड इंक्रीज एक्सपेंडिचर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फुटवेयर जो है, फुटवेयर का अपना एक डिपार्टमेंट है, फिर इसका यूटेंसिल्स का अपना एक डिपार्टमेंट है। ओके। अब मैं अगर बात करूँ तो पैकेजिंग की मैं अगर बात करूँ, ओके, तो पैकेजिंग तो दोनों में एक ही जैसा होगा, क्योंकि इसको भी इतना बड़ा एक कार्टन में पैक करना है एंड इसको भी एक कार्टन में पैक करना है। ओके। अब फॉर एग्जांपल ये जो हमारा फुटवेयर है, ये क्योंकि इंडिपेंडेंटली काम करता है, इसको कोई मतलब नहीं कि यूटेंसिल्स कहाँ से ले रहा है। अब ये जो कंपनी है, ये फुटवेयर जहाँ से पैकेजिंग का काम करवाता है, वहाँ से हर महीने का खर्चा जो है वो 1 लाख रुपए का आता है। ओके। एंड ये यूटेंसिल्स जहाँ से अपना पैकेजिंग का काम करवाता है, वहाँ से हर महीने का खर्चा 2 लाख रुपए आता है। तो अब क्योंकि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, तो इनका पूरा हक बनता है कि ये अपने हिसाब से काम करेंगे और ये अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन अगर ये देखा जाए तो भैया दोनों में काम तो एक ही जैसा हो रहा है ना। यहाँ पे भी
पैकेजिंग का काम हो रहा है एंड यहाँ पे भी पैकेजिंग का काम हो रहा है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क है। यहाँ पे भी पैकेजिंग का काम हो रहा है एंड वहाँ पे भी पैकेजिंग का काम, बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क है भैया वहाँ पर। जब इतना सा ही फ़र्क है तो सिर्फ इतना सा फ़र्क के लिए 1 लाख रुपये बेसिक खरीदने की देने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ पर। वॉट इज़ द नीड ऑफ स्पेंडिंग 1 लाख मोर व्हेन द सेम वर्क इज़ बीइंग डन। तो क्योंकि यहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से अपने लिए इंडिपेंडेंटली काम करता है, तो एक ही काम जो कि सब में एक ही जैसा होगा, वही चीज़ जो है वो बार बार वो एक के अलग अलग खर्चे पे हो सकता है। इसने वही काम 1 लाख में कराया एंड इसने वही काम जो है वो 2 लाख में कराया, तो इससे भले ही वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भैया आप भले ही इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हों, बट डू रिमेंबर यू आर वर्किंग फॉर द सेम कंपनी। इफ़ टाटा स्टील एंड टाटा मोटर्स, ये टाटा स्टील जो है अपना मार्केटिंग में 5 लाख रुपया खर्चा करती है, टाटा मोटर जो है वो 12 लाख रुपया खर्चा करती है। तो ऑल्दो दे हैव द फुल राइट टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, बट इतना ज़रूर याद रखिएगा कि आप एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको जो है वो बहुत संभल के एंड ऐसे में काम करना होगा जिससे कि जो पूरी कंपनी है उसका ग्रोथ हो, ना कि सिर्फ आपका। ओके, फिर जो है वो है कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट हो सकता है भैया डिपार्टमेंट्स का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो जैसे मैं अगर टाटा की बात करूं तो टाटा का जो नमक है एंड टाटा का जो मोटर्स है, ऑब्वियस सी बात है मोटर्स में ज़्यादा पैसा लगेगा, तो दोनों के बीच में एक झगड़ा हो सकता है। ऑल्दो टाटा में ये चीज़ नहीं होता है क्योंकि टाटा इज़ द मोस्ट वेल मैनेज्ड कंपनी, बट बहुत केसेस हैं कि टाटा जो है, टाटा अपना जो नमक लाती है वो नमक में टाटा कम खर्चा करती है। मतलब ये लोग टाटा कंपनी से मांगते हैं 1 लाख रुपए एंड टाटा ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपये देती है, जबकि मोटर्स जो है वो टाटा से अगर 12 लाख रुपए ही मांगती है, टाटा उसको 20 लाख रुपए तक का अमाउंट देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है कि तुम उसे ज़्यादा महत्व दे रहे हो, तुम उसे कम महत्व तुम मुझे कम महत्व दे रहे हो। ओके, so further the division, so there may be conflicts among different departments over allocation of funds. Further the divisions may also try to maximize their profits on the cost of the division। जो कि मैंने यहाँ पे कहा कि भैया टाटा मोटर्स ये नहीं सोच सकती है कि मैं एक टाटा के लिए ही काम कर रही हूँ। वो बोलेगी टाटा मोटर्स इज़ इंडिपेंडेंट, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टाटा कौन है, हम अपने लिए काम करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपना ग्रोथ देखेंगे, टाटा का ग्रोथ भाड़ में जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इग्नोर्ड, वही सेम पॉइंट है। सिंस द मैनेजर्स हैव अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटीज विद इन द रिस्पेक्टिव डिविजन, दे मे गेन ट्रेमेंडियस पावर फोकसिंग ऑन देयर गोल्स अलोन एंड इग्नोरिंग ऑल एल्स इवन इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि टाटा मोटर्स हो या फिर टाटा स्टील हो या फिर टाटा नमक हो या फिर टाटा टी हो, है तो सभी टाटा के ही, वो है तो सभी टाटा के ही ना। अब अगर ये लोग ये सोचते हैं कि मैं टाटा के लिए काम करने की बजाय मैं सिर्फ अपने लिए ही काम करूँगा, तो वो तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, दैट वोंट बी गुड, बिकॉज आप टाटा के लिए काम कर रहे हैं, ये बात आपको पहले याद रखनी चाहिए। लेकिन बहुत ही केसेस में ऐसा देखा जाता है कि टाटा मोटर जो है वो टाटा स्टील को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने के लिए टाटा के रिसोर्सेज को फालतू में इस्तेमाल करती है। तो ये यहाँ पे हो सकता है। फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, देयर मे बी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी व्हेन द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट एडिक्वेट। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मैं अगर बात करूं तो टाटा है, टाटा का नमक अलग है, टाटा का स्टील अलग है। अब किसी भी कारणवश हो सकता है कि टाटा का स्टील का जो कंपनी मार्केट में डिमांड है वो बहुत घट जाए, ओके, एंड टाटा नमक जो है उसका डिमांड उतना ही रह जाए। अब भले ही टाटा जो स्टील है उसका डिमांड जो है वो मार्केट में घट गया है, तो टाटा स्टील को उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, खास फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट स्टिल उससे जो है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, बिकॉज उसके लिए जो उनके लोग होते हैं उनको भी उन्हें सैलरी देना पड़ेगा, वो सब भी देना पड़ेगा। सो ये चीज़ यहाँ पे बहुत होता है कि यहाँ पे बोला कि देयर में भी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी व्हेन द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट एडुकेट। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये टाटा स्टील है, अब टाटा स्टील को हर महीना टाटा स्टील जो है वो 1 टन स्टील ये करती थी, सप्लाई करती थी, अब 1 महीना में वो सिर्फ और सिर्फ 600 टन स्टील सप्लाई कर रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में भले ही टाटा कंपनी जो है वो 600 ही टन स्टील सप्लाई कर रही हो, लेकिन
कंपनी को अभी भी 1000 स्टील के हिसाब से ही लोगों को पैसा देना होता है। तो इससे कंपनी जो है उसका नुकसान होता है, कंपनी अपने हिसाब से जो पैसा है वो नहीं ले पाती है। ओके, फिर डिफरेंसेस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर, अच्छा सॉरी, ये डिफरेंसेस तो पहला क्या भैया, ईच मेजर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट होता है वो फंक्शन के हिसाब से बांटा जाता है। हियर द डिपार्टमेंट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन, जो जिसका जैसा काम है उस काम के हिसाब से डिपार्टमेंट बांटे जाते हैं। जैसे प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग, मैन्युफैक्चरिंग का अलग, सेल्स का अलग, मार्केटिंग का अलग। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसी के ऊपर में जो डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे टाटा के अंदर में स्टील के लिए अलग डिवीज़न, फिर मार्केटिंग के लिए अलग डिवीज़न, फिर उसके लिए अलग डिवीज़न, एंड ये डिवीज़न एंड डिपार्टमेंट एक ही चीज़ है। फिर है फंक्शनल, जो है वो सस्ता पड़ता है भैया, क्योंकि यहाँ पे जो काम है वो रिपीटेड नहीं होता है। जबकि डिविजनल जो है उसमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो एक ही अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट सभी के लिए काम कर लेता तो सस्ता पड़ता, बट वो यहाँ पे सस्ता नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के लिए मैं अलग से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाऊँगा, तो दैट विल बी अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ओके, फिर है जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए फंक्शनल ठीक है भैया, तुम एक ही सामान बनाते हो तो तुम्हारे लिए फंक्शनल ही ठीक है। लेकिन कोई अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिविजनल ही उसे काम पे लाना पड़ता है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी फिक्स्ड ऑन वन डिपार्टमेंट। अब देखिए, आप यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा जितना भी डिपार्टमेंट है, मतलब अगर मैं फंक्शनल की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम करने से ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ही काम करने से सिर्फ हो जाएगा ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन के साथ साथ सेल्स को भी काम करना पड़ेगा, मार्केटिंग को भी काम करना पड़ेगा, परचेज को भी काम करना पड़ेगा। लेकिन जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है वो हर एक डिवीजन के ऊपर में आप एक प्रॉफिट दे सकते हैं। मतलब अगर टाटा स्टील जो है वो कम पैसा मार्केट में अर्न कर रही है और टाटा नमक जो है वो ज़्यादा पैसा मार्केट में अर्न कर रही है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। मतलब हमने जो यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं, फंक्शनल में वो अलग सेक्शन का प्रॉफिट अलग से हम लोग नहीं, मतलब एक ही सेक्शन पे प्रॉफिट हम लोग नहीं थोप सकते हैं कि तुम्हारा सारा प्रॉफिट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही आएगा। लेकिन डिविजनल में क्योंकि अलग अलग डिविजन्स बने हैं और हर एक डिवीज़न एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो वहाँ पे हम पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो एक के ऊपर में छोड़ ही सकते हैं। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि भैया जो पूरा प्रॉफिट है वो सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ जो हमारे डिविजनल ऑर्गेनाइज, मतलब जैसे अगर टाटा स्टील एंड टाटा मोटर, तो हम बोल ही सकते हैं कि टाटा कंपनी का सारा जो प्रॉफिट है वो टाटा स्टील ही ले आएगी, ये यहाँ पे हो सकता है। फिर हैज़ लेस ऑटोनोमस ऑफ ऑपरेशन, जो कि मैंने यहाँ पे कहा कि टाटा सॉरी, जो कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका उतना ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं है, दैट डज नॉट हैव मच ऑटोनॉमी, उसका उतना ज़्यादा जो है वो ऑटोनॉमी नहीं है। उससे परचेज डिपार्टमेंट को उतना ज़्यादा उसको आज़ादी नहीं है, वो पूरी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। जो परचेज डिपार्टमेंट है उसको सेल्स के साथ ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जो डिविजनल डिपार्टमेंट है उसमें ऑटोनोमस बहुत ज़्यादा होता है। डिविजनल में क्या होता है कि टाटा स्टील को कोई लेना देना नहीं है भैया कि वहाँ पे क्या उसे मतलब है, एंड क्या उसे मतलब टाटा स्टील से उसे क्या मतलब है, या फिर उससे उसको कोई मतलब नहीं है भैया टाटा स्टील को कि क्या काम चल रहा है टाटा मोटर्स में या फिर क्या काम चल रहा है टाटा टी में। वो अपना हिसाब से काम कर सकती है। एंड फंक्शनल में कंट्रोल आसान है, जाहिर सी बात है भैया, जब सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे जो इसको संभालना भी बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। ओके, एंड अगर मैं डिविजनल की बात करूँ तो डिविजनल में, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, मैं मार्केटिंग सॉरी टाटा मोटर्स का अपना मार्केटिंग सेल्स परचेज, फिर टाटा स्टील का अपना मार्केटिंग सेल्स परचेज, तो जाहिर सी बात है इसमें जो हमारा ये होगा कंट्रोल होगा वो मुश्किल होगा ही होगा, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ओके, सो ये था हमारा आज का लेक्चर, एंड होप आप सभी को ये लेक्चर है वो बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, एंड
यहाँ पे आपने टेक्स्ट में देख ही लिया होगा कि आप सभी के लिए जो नोट्स हैं वो नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें एसएमएस करके वो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नॉर्मल डेज़ में इसका दाम 225 होता है, लेकिन 3 फरवरी तक के लिए इसका दाम सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये है। तो आप इसे अगर ख़रीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे हम आपको ये डिलीवर करवा देंगे। सो होप आप सभी के लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं एक अलग वीडियो में, एक अलग चैप्टर या फिर एक अलग टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय एंड जय हिंद।